दो चीजें पढ़नी है हमने, कर्व्स पढ़ने। बेसिकली हमें कर्व समझना है, करंट का, वोल्टेज का, पावर का, एनर्जी का, इन सब का एक ही साथ कर्व समझना है हमें। ठीक है, तो पहले मैं डिराइव करूंगा। लिखिए प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जिस इक्वेशन से समझाया है मैं वही इक्वेशन यूज करूंगा। अगर मेरे पास ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो है ई नोड साइन ओमेगा टी, इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट पीछे होती है तो होगी आई नोड साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा पावर। लिखते चलिए, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए लिखते चलिए। अब पावर मेरे पास, इसको सॉल्व करूंगा तो ई नोड आई नोड साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसको आप लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी, है ना। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा ई नोड आई नोड रूट टू टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो पावर का आ गया मेरे पास ई आर एम एस आई आर एम एस, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्या लिख सकते हो इसको आप? साइन 2 ओमेगा टी, बिल्कुल साइन 2 ओमेगा टी। ये पावर की इक्वेशन आ गई। नेगेटिव भी आएगा इसमें जब आप इसको सोल्व करोगे तो, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस। ठीक है, नेगेटिव का कोई फर्क नहीं है, पावर है। ओके, अब यहां से एक बात समझिए, सुनना ध्यान से। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज 2 ओमेगा। क्लियर? और फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड सोर्स इज ओमेगा। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, इसका मतलब है टाइम पीरियड आधा हो गया। जितने टाइम में ईएमएफ 1 साइकिल कंप्लीट करेगा उतने टाइम में पावर 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगी। लिखिए इसको, आप लिखते चलिए। अब हम इसका कर्व बनाते हैं। कर्व के लिए अलग अलग कलर के पेन पेंसिल की जरूरत पड़ जाएगी आपको। साइड में लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के बेस पर करा दूंगा ना, बेटर है। ई दे रखा है इसमें कि ई नोड कॉस ओमेगा टी मान लो, तो करंट इससे पाई बाई टू पीछे, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू कर दीजिए। ठीक है, तो पावर हो जाएगा मेरे पास ई आई, दैट इज ई नोड आई नोड कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो इसको आप लिख दोगे ई नोड आई नोड कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को लिख दोगे आप साइन ओमेगा टी। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा ई नोड बाई रूट टू। आना वही है ऑलमोस्ट, सिर्फ ग्राफ अलग हो जाएगा। तो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को आप फिर से क्या लिख दोगे? साइन 2 ओमेगा टी। तो ये हो गया पावर का कर्व, सॉरी पावर की इक्वेशन, ई आर एम एस आई आर एम एस साइन 2 ओमेगा टी। आप ऐसे भी कर सकते थे बट ग्राफ हमें एनसीईआरटी वाला एक्सप्लेन करना है तो मैंने ये वाला कर दिया। ठीक है, तो अब ई का कर्व कैसा जाएगा? ऊपर से, तो मैं ई का कर्व खींच देता हूं। बोलो ये किसका कर्व हो गया? ई का कर्व रेड पेन से। तो आई का कर्व क्या आ जाएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या होता है ये? साइन
ओमेगा टी। तो ये वाला कर्व जो है ब्लैक वाला, ये कर्व हो गया आई का। ओके, अब हमें देखना है कि जैसे जैसे इसमें से करंट जाएगी तो इसमें से फ्लक्स चेंज होगा, और आपको पता है कि एन फाई इज इक्वल टू एल आई। तो फ्लक्स जो होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो फ्लक्स का कर्व भी मैं यहां पे खींचूंगा तो बिल्कुल करंट वाले कर्व को ही जाएगा ये। तो ये कर्व हो गया मेरे पास फ्लक्स का। और कौन सा कर्व बाकी बच गया? पावर का। पावर का क्या है? 2 ओमेगा टी। साइन वाला कर्व बनेगा बट इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, इसका मतलब है इसका टाइम पीरियड हो गया आधा, यानी कि एक सेकेंड, ये टी है और इसका आधा हो गया t/2, ये हो गया t/4, ये हो गया 3t/4। तो जितने टाइम में करंट का एक साइकिल हुआ है उतने टाइम में इसके 2 साइकिल हो जाएंगे, यानी कि पावर का एक साइकिल यहां कंप्लीट होगा और दूसरा साइकिल यहां कंप्लीट हो जाएगा, वो भी साइन वाला। तो मैं इसको खींच देता हूं ब्लू वाले से। एक सेकेंड, साइन वाला कर्व पावर का, एक और, तो ये ब्लू वाला हो गया पावर का कर्व। हाँ बोल, क्या कह रहा है बेटा? फाई का कर्व करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट वाले कर्व फॉलो कर देगी सेम। हो गया? ड्रॉ कीजिए इस कर्व को। ई का कर्व खींचा है ई नॉट कॉस ओमेगा टी से, क्लियर? आई का कर्व खींचा है आई नॉट साइन ओमेगा टी से। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और पावर का कर्व है ई आर एम एस आई आर एम एस साइन 2 ओमेगा टी से। देख लीजिए, आइए समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, इसमें एक आयरन कोर डाल दी। ठीक है, 0 से 1 वोल्टेज ई नोट कॉस ओमेगा टी, वोल्टेज कम हो रहा है, करंट क्या जा रही है? मैक्सिमम। जैसे जैसे करंट जाएगी, ब्लैक वाला कर्व, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी इसमें से जाने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। क्लियर? फ्लक्स बढ़ेगा तो आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी। मैंने माना आयरन कोर मैग्नेटाइज हो गई, नॉर्थ और साउथ बन गया। ठीक है, और जब ये करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, यानी कि करंट से एनर्जी को लेकर के मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर कर दिया। 0 से 1 इस सर्किट से एनर्जी ली गई है रॉड के द्वारा, यानी कि 0 से 1 में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई है, इसलिए मैं लिख देता हूं इसको प्लस। प्लस साइन ये बता रहा है कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। तो 0 से 1 में एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सर्किट। क्लियर? अब क्या हुआ, जैसे ही करंट कम होना शुरू हुई तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड देगा, इस करंट को सपोर्ट करेगा, यानी कि इंडक्टर ने अपनी करंट दी है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई थी वो वापस से सर्किट को रिटर्न दे रहा है, लेकिन करंट तो कम होगी सही। इंड्यूस ईएमएफ जो इसमें आएगा वो करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बट ऐसा तो नहीं है कि बढ़ा देगा। तो करंट तो कम होगी, इसलिए फ्लक्स भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम। और जितनी करंट ये इंड्यूस करवाएगा उतनी ही इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि जो एनर्जी अभी तक एब्जॉर्ब हुई है वो एनर्जी फिर से सर्किट को रिटर्न कर दी जाएगी। तो यहां पर इस तरह से 1 से 2 में एनर्जी इज रिटर्न, यानी कि माइनस साइन से मैं इसको बता देता हूं और यहां लिख दूंगा एनर्जी इज
returned back to the circuit। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्योंकि करंट जब गया था तो ये मैग्नेटाइज हुई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गया, तो इसी की तो एनर्जी उसमें गई होगी, और वही एनर्जी को करंट की फॉर्म में फिर से इसने इसमें दे दिया है। कर रहा होगा बट कर तो नहीं पाता है ना। आपको याद होगा इंडक्टर लगेगा तो ये वोल्टेज ज्यादा है, वो अपोज करेगा, तभी तो इसको वर्क करना पड़ेगा अपनी करंट को एस्टैब्लिश करने में। सपोज करो 5 एम्पीयर की मैक्सिमम करंट दे सकता है, इसने 0 से 1 करा, उसने अपोज करा 0.1 का, फिर 1 से 2 हुआ, उसने अपोज करा 0.2 का, तो अपोजिट, वही तो बोल रहा हूं, इंड्यूस ईएमएफ बहुत छोटा सा आता है। फेराडे ने खुद ने अपनी मीटिंग में बोला था कि इंड्यूस करंट उस छोटे से बच्चे के समान है। तो लोगों ने पूछा कि इस छोटे से बच्चे का यूज क्या है, कि ऐसे ही बच्चों को जब बहुत ज्यादा इकट्ठा कर दोगे तो इनको आप यूज कर सकते हो। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड आता है वो बहुत कम आता है, तो वो मेन करंट, ऐसा नहीं कि मेन करंट 5 एम्पीयर की जा रही है और अपोजिशन 10 का हो गया, 5 का हो गया, ठीक है, वो तो इससे आएगा। तो ये अपनी करंट को एस्टैब्लिश करने में इंड्यूस करंट के अगेंस्ट ही तो वर्क करेगा, और वही वर्क मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। क्लियर? ओके। अब करंट जैसे ही कम हुआ, इंड्यूस करंट देना शुरू कर दिया, तो इसकी एनर्जी खत्म होने लग गई, जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी वो एनर्जी फिर से सर्किट को रिटर्न कर दी है, तो एनर्जी इज रिटर्न बैक टू द सर्किट। अब क्या हुआ, करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, अब करंट उल्टा जाने लग गया, तो ये फिर से मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन इस बार ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। जहां साउथ था वहां नॉर्थ बन जाएगा, जहां नॉर्थ था वहां साउथ बन जाएगा, तो फिर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देगा। करंट जैसे जैसे बढ़ेगा, ये देखिए वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ रहा है, ये देखिए, और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ये देखिए वही सेम है, जो पहले वाले में हुआ है वही अब भी हो रहा है, जो 0 से 1 में हुआ है वही 2 से 3 में होगा, बट इस बार आयरन कोर उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो मैं यहां लिख दूंगा एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सर्किट। अब फिर से जैसे ही करंट कम हो जाएगी, ये देखिए करंट फिर से कम होगी, फ्लक्स कम हो जाएगा, और जैसे ही ये वाली करंट कम होगी, वो जो इंडक्टर है वो अपनी करंट फिर से देगा, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो फिर से इसको मिल जाएगी इस तरह से नेगेटिव, और मैं यहां लिख दूंगा एनर्जी इज रिटर्न बैक। अब देखो एनर्जी ने 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए ना एक ही बार में, मैक्सिमम से 0, मैक्सिमम से 0, तो 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए। और आयरन कोर इसलिए डाला है ताकि आपको यह पता लग जाए कि वास्तव में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, वरना इसके पास आयरन कोर पहले तो डीमैग्नेटाइज था, फिर मैग्नेटाइज कहां से हो गया, एनर्जी आई है ना, वो इसी सर्किट से लिए, और जैसे ही फिर से एनर्जी दे दी तो ये फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ पावर, करंट, वोल्टेज सबका जिक्र है। नहीं वो तो बिल्कुल कर सकते हैं, आयरन कोर के बिना भी कर सकते हैं, उसमें क्या, बट आप वो ये है कि कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, फिर उनको कैसे जवाब दोगे, तो उनको दिखाने के लिए बता देंगे कि देखो ये आयरन कोर मैग्नेटाइज हुई है, इस तरह से मानना पड़ेगा फिर उनको भी। होते हैं ना कुछ बच्चे नहीं मानते। तो ये था आपके पास प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब लिखिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट, और फिर से ऐसा ही कुछ करने वाले हम, ठीक है। लिखिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट, जो मैंने बोला है ये मैं लिखा लिखाया दे दूंगा आपको।
हाँ, एसी सोर्स में ये बात याद रखनी है कि अगर अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 200 हर्ट्ज। अगर अप्लाइड सोर्स की का जो टाइम पीरियड है 4 सेकंड है तो इसका कितना होगा, 2 सेकंड। ठीक है, ओके। तो ये यहां पे मैं फिर से मान लेता हूं एक कैपेसिटर, इस तरह से। तो एनसीईआरटी बोलती है इसको आप ई नोट साइन ओमेगा टी बोल दो, तो करंट इससे पाई बाई 2 लीड करेगी, तो ये हो जाएगा प्लस, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस हट जाएगा इस बार, 2 2 सही। ठीक है, लिख दो इसको। इसमें एक चीज और निकालनी है हमें, चार्ज कि जो कैपेसिटर पर चार्ज आता है उसका क्या हिसाब है। तो मुझे पता है आई होता है डी क्यू बाय डी टी, तो डी क्यू हो गया आई डी टी, इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से क्यू के लिए, आई की वैल्यू आई नोट कॉस ओमेगा टी डी टी, 0 से कितना लिमिट लगाऊं, पूरा लगा दूं, टी तक लगा देते किसी भी टाइम तक। तो ये हो गया क्यू आई नोड कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और आई नोड ओमेगा दिखाएगा आपको क्यू नोड को, तो क्यू इक्वल्स टू क्यू नोड साइन ओमेगा टी। लिख लीजिए चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इसकी यूनिट निकाल ले पता लग जाएगा। करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टाइम, टाइम से टाइम कट गया, चार्ज ही तो बचा, और जो भी इसका मल्टीप्लायर होता है वो मैक्सिमम वैल्यू तो होती है, तो चार्ज की इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। चलिए ड्रॉ करें कर्व, ई का कर्व ई नोट साइन ओमेगा टी, करंट का कर्व आई नोट कॉस ओमेगा टी, चार्ज का कर्व क्यू नोट साइन ओमेगा टी, यानी कि यही वाला, कौन बचा, 3 हो गए, और कौन सा बचा है, 1 2 3 4, पावर 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 क्यों बोल देता हूं मैं, पावर का कर्व साइन 2 ओमेगा टी, वही ये पावर डबल हो गया, सॉरी फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो टाइम पीरियड आधा हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 2, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, टाइम पीरियड टी, आधा टी बाई 2, ये टी बाई 4, ये 3 टी बाई 4। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। आई क्या हुआ, आप ये मान लीजिए कि करंट अपने मैक्सिमम पर थी, ठीक है, अब करंट धीरे धीरे क्या हो रही है, कम, ये देखिए ग्रीन वाला, करंट धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ रहा है, वो मेन करंट को रोक रही है। आपको पता है कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है, एसी को नहीं डीसी को, हाँ तुमने क्यों बोला एसी को, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट जो है वो कम होगा, कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो जब कैपेसिटर पर चार्ज पूरी तरह से बढ़ जाएगा,
तो करंट क्या हो जाएगा, 0। अब कैपेसिटर पर चार्ज आ गया, यानी कि क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह देंगे कि इस कैपेसिटर ने इस सर्किट से एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो मैं कह दूंगा यहां पर फिर से एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। अगर ये करंट नहीं बदलता तो एसी भी ब्लॉक थी। देखो उसने करंट 0 कर तो दी, चार्ज पूरा आ गया। सर जब करंट 0 हो गई तो फिर पावर भी मतलब उसके बीच में मैक्सिमम हो गई, दोबारा 0 भी हो गई, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बता रहा है ना, ये बता रहा है एब्जॉर्प्शन, ये मैक्सिमम वो नहीं है, ये पूरी पावर इसमें लग गई इसमें, तो ये हो गया इसका प्लस। अब क्या हुआ, करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। अब करंट अपनी डायरेक्शन, पहले करंट कैसा जा रहा था, ऐसा, अब करंट ऐसा जाएगा। जब करंट ऐसा जाएगा तो ये कैपेसिटर भी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, क्योंकि उसको भी ऐसे करंट देनी है। तो धीरे 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 देखिए करंट क्या हो रहा है, ग्रीन वाला करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली और मैक्सिमम होने जा रहा है। इतनी देर में चार्ज कैपेसिटर भी क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये देखिए यहां पर कैपेसिटर इज चार्ज्ड, ठीक है। अब कैपेसिटर का चार्ज धीरे 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 खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर ने खुद ने करंट दी है, खुद ने करंट दी है, यानी कि एनर्जी इज रिटर्न्ड। डिस्चार्जिंग, ये चार्जिंग, और ये हो गया आपके पास नेगेटिव। जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है, करंट अपने मैक्सिमम पर है, ठीक है। तो जब ये इधर जा रहा था, अब करंट क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि जो मेन करंट जा रही थी वो ऐसा जा रही थी, इसने इस कैपेसिटर को की पोलैरिटी चेंज कर दी। अब कैपेसिटर ऐसा चार्ज हो रहा है इस वाली करंट से, साथ में कैपेसिटर ने भी अपनी करंट दी है, वो भी ऐसे जा रही है, तो कैपेसिटर उल्टी डायरेक्शन में चार्ज हो गया है। तो फिर से चार्जिंग हो जाएगी अपोजिट पोलैरिटी के साथ में, और जैसे ये चार्ज हो जाएगा तो हम कह देंगे कि इसने सर्किट से फिर से पावर एब्जॉर्ब कर ली है। ये देखिए करंट को देखिए कहां जा रहा है, करंट धीरे 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 कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर धीरे 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 चार्ज हो रहा है, बट अपोजिट पोलैरिटी के साथ में। पहले ये वाला पॉजिटिव था, अब ये वाला पॉजिटिव हो गया। कैपेसिटर का चार्ज होना एनर्जी अब्जॉर्प्शन। हाँ ऑफ कोर्स। तो यहां पर आप कह सकते हो कि कैपेसिटर इस तरह से चार्ज हुआ था, फिर 0 से 1 में चार्ज हुआ, इधर देखो 0 से 1 में चार्ज हुआ, 1 से 2 में डिस्चार्ज हुआ, हो गया डिस्चार्ज। फिर इस करंट ने इसको फिर से चार्ज करा, तो फिर से चार्ज हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो ये इस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसकी चलती रहती। तो ये था आपके पास एनर्जी का हिसाब किताब। बना लीजिए इसको, एक बार देखोगे तो लगेगा पता नहीं क्या ही पढ़ लिया, बट इजी है। वैसे यहां से क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, बट कभी करो आ जाए, आपसे 4-5 करो बना करके पूछ ले कौन सा पावर वाला है, तो कम से कम पावर वाला तो पहचान जाए ना कि जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो पावर वाला कर्व है, या जिसका टाइम पीरियड कम है। हेडिंग डालिए चोक कॉइल फॉर बैक एक्सरसाइज ओनली। आपने देखा होगा ट्यूबलाइट के साथ में एक चोक कॉइल आती थी पहले, ये रही ट्यूबलाइट में लगी होती थी ना एक मोटी सी, ट्यूबलाइट का फट्टा होता था, यहां पर एक मोटी सी सफेद कलर की चोक कॉइल होती थी। हाँ वो जो बॉक्स आता है बीच में। तो अभी समझ लीजिए कि आपके ये ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट है आपके पास, ठीक है। ट्यूबलाइट में बेसिकली क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है।
इसके साथ लगा दी इन्होंने चोक कोयल, तो इसके सीरीज में ये लगी होती है चोक कोयल, जिसको यहां से उठा करके यहीं बांध देते हैं। चोक कोयल में बेसिकली एक इंडक्टर होता है और एक रजिस्टर होता है। ठीक है, अब ये हो गया एल और आर सर्किट, हो गया रेजिस्टेंस, और इसको आप लगा देते हो सप्लाई से, लगा दीजिए इसको। तो इस पूरे सर्किट के लिए अगर मैं जेड निकालूं तो वो हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट, है ना, एक्सी थोड़े ना है। ओके, जेड आपने एल लगा करके और आर लगा करके जेड बढ़ा दिया, इससे क्या हो गया ई बाई जेड, जेड बढ़ने से आपने करंट कम कर दी, यही चोक कोयल का फंक्शन होता है, टू कंट्रोल द करंट। अब बात यह आ रही है कि सर अगर आपको करंट ही कम करना था तो आप एक रेजिस्टेंस और लगा देते, बट रेजिस्टेंस लगा दोगे तो हीट लॉस होगा, आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा। कि सर कैपेसिटर लगा दो, कैपेसिटर भी लगा सकते थे ना एल की जगह, तो कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, बट कैपेसिटर आ जाता है महंगा, फिर तुम्हारे जैसे गरीब लोग खरीद नहीं पाएंगे। क्लियर, लिखिए इसको। और अगर मैं चोक कोयल के लिए पावर फैक्टर निकालू, पावर फैक्टर सिलेबस में ही नहीं है, तो cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, क्या छोड़ो वो है नहीं तो हटा दो ना। और पावर लॉस चोक कोयल में आई स्क्वायर आर, इसी पे तो होगा ना, इसकी बात थोड़ा ना कर रहा हूं, उसकी कर रहा हूं। लिखे कुछ पॉइंट्स इसमें। नंबर 1, चोक कोयल is used या is based, choke coil is based on the principle of wattless current. Choke coil is based on the principle of wattless current. अगर हम कहते हैं ये आइडियल चोक कोयल है, तो चोक कोयल का मतलब एल लगाना है आपका, आर लगाना नहीं है। वो जो एल जो होता है इंडक्टर जिस वायर से बनाया जाता है, उसी वायर का ये रेजिस्टेंस है। अगर आपके पास ऐसी रेजिस्टेंस, ऐसी वायर मिल जाए जिसका रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वो सबसे अच्छी चोक कोयल बना सकते हो आप इससे। लिखिए दूसरी बात, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल चोक कोयल इज, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल चोक कोयल शुड बी 0। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, चोक कॉइल इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट, ये लिखाना ही भूल गया, पहली लाइन ही ये होनी चाहिए थी। चोक कॉइल इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट, कंट्रोल मतलब कम करने के लिए। अगला लिखिए, आयरन कोर्ड, अगर इसमें मैं आयरन डाल दूं तो आयरन कोर्ड चोक कॉइल इज यूज्ड at low frequency, आयरन कोड CORED, आयरन कोड, ऐसी चोक कोयल जिसमें आयरन लगा हो, आयरन कोड चोक कोयल इज यूज्ड एट लो फ्रीक्वेंसी। एंड एयर कोड, जिसमें आयरन ना हो, सिर्फ एयर हो, एंड एयर कोड चोक कोयल इज यूज्ड at high frequency. Next point, a capacitor can also reduce at AC, कि कैपेसिटर भी लगा सकते थे। A capacitor can also reduce AC without power dissipation, और पावर लॉस भी नहीं होता, without power dissipation, but cost of capacitor is much more, but cost of capacitor is much more than that of inductor of the same reactance. That is why inductor is used
इन द चोक कॉइल। तो यही था बचा हुआ टॉपिक जो आज पढ़ाया, वो बहुत कम पूछा जाता है। चोक कॉइल सिलेबस में है नहीं, बट बैक एक्सरसाइज में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने टाइम था तो करा दिया। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। और पावर के जो कर्व मैंने कराए वो भी जनरली मैंने नहीं देखे कि कभी पूछे भी गए हों, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, तो एसी मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स करा दूंगा, और उसके बाद एक क्लास लगेगा, मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी खत्म कर दूंगा। है सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? हाँ, तो एक क्लास में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मेरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट उन्होंने हटा दी है, तो सिर्फ यूजर्स बचते हैं। मुश्किल से आधे घंटे में खत्म करा दूंगा मैं। फिर हम शुरू करेंगे बुक नंबर 2, जो कि लाइट पर बेस्ड है। ये पहली वाली बुक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड थी। सेकंड वाली बुक लाइट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और थ्योरी बेस्ड है, इसलिए थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। ठीक है, तो ये तो क्लास खत्म करते हैं आज। कोई डाउट है तो पूछिए। मुझे डाउट सुबह तक भेजना, रात को मत भेज देना, मतलब कि आप क्लास के 1 घंटे पहले डाउट भेज रहे हैं। मुझे भी करने का टाइम दीजिए, सेलेक्ट करने का टाइम दीजिए। ठीक है, चलिए।